अब हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था। हमने ये देखा था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा, लास्ट पीरियड में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप को एक्सेप्ट द लास्ट 8th ग्रुप, 8वें ग्रुप को छोड़ के जो 7 ग्रुप है उनको 2-2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 2-2 ग्रुप में, सब ग्रुप बोलेंगे हम उसको, ए एंड बी। ओके, यहाँ से है, ओके, यहाँ भी है ए बी ए बी ए बी, यहाँ तक 8वें में नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, ये सारा हमने लास्ट पीरियड में देखा है। ओके, जिनको नहीं मालूम होगा लास्ट का वीडियो देख लो। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसी थी और वो क्या खास चीज़ें थी जिनकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल फेमस हुआ, और दूसरी वो क्या खास चीज़ें थी जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हुआ। ठीक है, उससे पहले एक और चीज देखनी पड़ती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के लिए था, लेकिन एलिमेंट उसने कैसे स्टडी किए थे, तो ही स्टडीड द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। उसने क्या किए, उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड बनाए। ओके, हाइड्राइड और ऑक्साइड। ओके, खास करके उसने ऑक्साइड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और उसके बाद उसने उनको स्टडी किया। ओके, तो ये सारा हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, उसके जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें जो 2-2 सब ग्रुप्स थे, पहला और दूसरा, तो पहला जो ए था, यहाँ पे भी ए है, तो ये ए वाले जो भी थे उनकी वैलेंसी क्या थी, सेम थी। ओके, जो दूसरे वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ओके, पहले वाले की क्या थी, वैलेंसी सेम थी, और दूसरे मतलब बी में जो थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ओके, और एक चीज उसने ये बताया था कि वैलेंसी जो होती है ना ग्रुप में, इस तरह से चेंज करती जाती है कि मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं कि वैलेंसी, ये हम देखेंगे फिर एग्जांपल के साथ, कि वैलेंसी पहले वाले ग्रुप की वैलेंसी होगी 1, दूसरे वाले की होगी 2, तीसरे वाले की होगी 3, चौथे वाले की होगी 4, और फिर ये डिक्रीज होगी, यहाँ पे होगी 3, यहाँ पे होगी 2, यहाँ पे होगी 1। और इसके बारे में उसने नहीं बताया कि वैलेंसी, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसीज होती है, हमको भी मालूम है ट्रांजिशन स्टेट के एलिमेंट वैलेंसी जो है वेरियस होती है, डिफरेंट होती है। ओके, इसमें और एक चीज देखो, अब वैलेंसी किसी को नहीं मालूम होगी तो उसके लिए तुम नेक्स्ट पीरियड देखो, जिसमें मैंने नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में बताऊंगा, उस वक्त हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पीरियोडिक टेबल में हम ये देखेंगे, अभी ये मैंने निकाला हुआ है इसलिए हम पहले ये देख लेंगे कि इसके पीरियोडिक टेबल की खास बातें क्या थी। ओके, तो पहला तो सबसे अच्छी बात क्या थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, कि मेंडलीव ने क्या किया था, ही क्लासिफाइड ऑल द 63 नॉन एलिमेंट, उसने सारे के सारे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया। दूसरी चीज उसने क्या की कि ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन अ सिमिलर ग्रुप, उसने एक ही ग्रुप में सारे सिमिलर एलिमेंट को अरेंज कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ही स्टडीड द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स, और उसने वैलेंसी के बारे में बताया। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मेंडलीव ने यहाँ पे बताया था। ओके, लेकिन फिर भी इसका पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट क्यों हुआ वो भी देखना है हमको। ओके, तो अब मैंने पहले पीरियोडिक टेबल निकाला है तो पहले इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, उसके पीरियोडिक टेबल की सबसे अच्छी बात क्या थी कि जैसे यहां पे बोला गया, हमने बोला कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट, पहली तो अच्छी बात क्या थी कि ही क्लासिफाइड ऑल द 63 एलिमेंट्स। मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये नीचे है, और यहां पे लिखता हूं जितना लिख सकता हूं। ओके, ही क्लासिफाइड ऑल द 63 एलिमेंट्स, ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट। और दूसरी बात क्या थी, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन सिमिलर ग्रुप, एक ही ग्रुप में उसने सारे सिमिलर एलिमेंट को अरेंज कर दिया उस ग्रुप में। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए उसको जाना जाता है वो ही है, ये ब्लैंक, तुमको ब्लैंक स्पेसेस दिख रही है। ओके, ये ब्लैंक स्पेसेस, तो उसके, और यहाँ पे भी एलिमेंट है, अब मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं निकाला, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं बताऊंगा इसमें। तो देखो, ये जो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी वो एक्चुअल उसने भी अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी, कि उसने बताया कि उसके वक्त कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है। उसने बोला कि कुछ एलिमेंट आज अनडिस्कवर्ड है, लेकिन आगे जब साइंस डेवलप होगा, आगे जब फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तब कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, जैसा अगर यहाँ पे तुमने बोला कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद टिटेनियम है, उसके बाद कैल्शियम भी मालूम था, टिटेनियम भी मालूम था, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज उसने पढ़ी, जब उसने पोटेशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी पढ़ी और जब टिटेनियम वैनेडियम की प्रॉपर्टी पढ़ी, तब उसको एक पता चला कि इनके बीच में एक सर्टन गैप है, सर्टन डिस्टेंस है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो अलग है, मतलब बड़ा है या ज्यादा है। कोई सर्टन प्रॉपर्टी, डेंसिटी ले लो फॉर एग्जांपल, उसने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि उसने बोला कि इनके बीच की डेंसिटी कुछ सर्टन फिक्स है, इनके बीच की भी फिक्स है, लेकिन इनके बीच में जो है वो ज्यादा गैप आ रहा है। तब उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा
और उसकी प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों के बीच आएगी, इसलिए उसने यहाँ पे जगह छोड़ दी। उसके बाद उसने यहाँ पे भी जगह छोड़ दी और उसके बाद यहाँ पे भी जगह छोड़ दी। और ये तीन एलिमेंट सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, तो उसने इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई। ओके, उसने बताया कि ये एलिमेंट मिलेगा तो उसका कलर ये होगा, उसकी डेंसिटी ये होगी, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज बता के। अब ये प्रॉपर्टीज क्या थी वगैरह वो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमको सिर्फ इतना मालूम चाहिए कौन से एलिमेंट के लिए उसने जगह छोड़ी थी। ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर विच एलिमेंट्स। ओके, अब ये तीन एलिमेंट जो थे उनको उसने खास करके एक नाम दिए। ओके, यहां पे जो एलिमेंट था उसको उसने नाम दिया इका बोरॉन। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट जो है ना वो बोरॉन की तरह प्रॉपर्टीज दिखाता था, बोरॉन की तरह। उसने बोला कि ये जब मिलेगा तो बोरॉन की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसलिए उसने वर्ड यूज किया इका। इका का मतलब होता है सिमिलर और व्हाट वी कैन से लाइकवाइज। ओके, तो बोरॉन की तरह, इसलिए उसको बोला गया इका बोरॉन। यहां पे जो एलिमेंट मिला उसको उसने बोला इका एल्यूमिनियम, और यहां पे जो एलिमेंट मिला उसको उसने बोला इका सिलिकॉन। ओके, मतलब सिलिकॉन के बाद मिलने वाला, सिलिकॉन की तरह एलिमेंट, बोरॉन की तरह मिलने वाला एलिमेंट और एल्यूमिनियम की तरह मिलने वाला एलिमेंट। ओके, और जब आगे पढ़ा गया तो बोरॉन की तरह जो एलिमेंट मिला उसको बोला गया इका बोरॉन, जो उसने नाम दिया था। लेकिन आज इका बोरॉन को बोला जाता है स्कैंडियम। स्कैंडियम। ओके, उसने जिस एलिमेंट को इका एल्यूमिनियम बोला था उसको आज बोला जाता है गैलियम, और जिस एलिमेंट को उसने इका सिलिकॉन बोला था उसको आज बोला जाता है जर्मेनियम। ओके, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक में 100% इनमें से एक तुमको एग्जाम में आती है। इका बोरॉन आज बोला जाता है स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम आज बोला जाता है गैलियम, और इका सिलिकॉन आज बोला जाता है जर्मेनियम। ओके, तो ये उसकी और एक प्रॉपर्टी थी, मतलब एडवांटेज बोलेंगे हम। और सबसे और एक अच्छा एडवांटेज क्या था कि ये पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इसमें इनर्ट गैस क्या नहीं है, इनर्ट गैसेस नहीं है। लेकिन जब इनर्ट गैसेस ढूंढे गए तो इस पीरियोडिक टेबल के बाद जस्ट आगे एक और ग्रुप लगा दिया गया, जैसा कि इसके आगे हम एक और ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे, विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। और कुछ बुक में वो भी पीरियोडिक टेबल दिया गया है जिसमें अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो उसके आगे सिर्फ एक ग्रुप लगाया गया। और मैंने ये तुमको बताया था कि इसको, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ये किसका होता है, ये नोबेल गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे हम इसको। ओके, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे बोला जाता है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये कुछ उसके पीरियोडिक टेबल की अच्छी बातें थी, मतलब एडवांटेजेस हम बोलेंगे। ओके, बाद में लिखूंगा या फिर नोट्स में भी तुमको ये मिलेंगी ये सारी चीजें जब तुम नोट्स देखोगे तब। ओके, अब इसमें और एक चीज ये थी कि इतनी सारी अच्छी बातें थी फिर भी कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक जो इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे दिखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, फिर हम बाद में लिखेंगे उसको। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल निकालना फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो उसका पहला ड्रॉबैक जो इसमें तुमको एक्सप्लेन करना है अभी टेबल में, वो है द प्लेसमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स टुगेदर। देखो ये क्या है, पोटेशियम है, ये क्या है, कॉपर है। आपको मालूम है पोटेशियम जो है वो प्योर मेटल है, जिसको अल्कली मेटल बोला जाता है। पोटेशियम इज अ प्योर मेटल। ओके, प्योर मेटल। लेकिन कॉपर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। ओके, अभी तुमने देखा कि यहां पे हमने क्या बोला था कि उसने 8th ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे थे, तो उसने एक एलिमेंट इधर रख दिया ट्रांजिशन वाला, मतलब प्योर मेटल और ट्रांजिशन को एक साथ रख दिया। ओके, मतलब उसको हम बोलेंगे जब आगे हम डिसएडवांटेज देखेंगे तब देखेंगे कि ग्रुपिंग डिसिमिलर एलिमेंट टुगेदर। तो कुछ जगह पे उसने ऐसा कर दिया, जैसा कि रुबेडियम है, सिल्वर है, सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है, रुबेडियम जो है वो प्योर मेटल है। ओके, तो उसने उसको साथ में रख दिया। और नेक्स्ट जो है जो पीरियोडिक टेबल में दिखेगी हमको, ठीक है, और भी है लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में दिख रही है वो मैं अभी बता रहा हूं, वो है द प्लेसमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। आपको मालूम है ये है प्लैटिनम, ओके, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, AU मतलब। और आपको मालूम है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीनों क्या है, नोबेल मेटल्स है। ओके, जो कि ऑर्नामेंट बनाने में काम में आते हैं। मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो तीनों को साथ में रखना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, प्लैटिनम को उधर रख दिया और इनको बहुत ही दूर रख दिया। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद और भी है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं पीरियोडिक टेबल मिटा देता हूं। ओके, राइट। सो देखो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला इसका एडवांटेज क्या था, ऑल 63 एलिमेंट्स अरेंज। उसने सारे के सारे 63 जितने नॉन एलिमेंट थे उनको अरेंज कर दिया।
ही ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, सिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी. ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन. ओके, इका बोरॉन को आज बोला जाता है स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को आज बोला जाता है गैलियम, इका सिलिकॉन का आज बोला जाता है जर्मेनियम. ओके, तो ये कुछ उसके कुछ क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए. इसके बाद और कुछ एडवांटेजेस है. उसका फोर्थ एडवांटेज था, इधर लिखता हूं मैं, कि कैन अरेंज नोबेल गैसेस आफ्टर डिस्कवरी. ओके, मतलब जब डिस्कवर किए गए कौन, नोबेल गैसेस, तब विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल उनको रखा गया. ओके, और लास्ट जो है वो मैं लिखता हूं. ओके, यहां पे लिखता हूं, ये इधर लिखता हूं फिफ्थ वन. ओके, इधर लिख देता हूं. चलो, फिफ्थ वन दैट इज मास ऑफ बेरिलियम. मास ऑफ बेरिलियम. ओके, जो मास ऑफ बेरिलियम था वो ऑल एक्चुअली मतलब पुराने मेंडेलियस से पहले जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें ये कंसिडर किया था कि इट इज नियरली 13. लेकिन जब मेंडेलीव आया, क्यों, उसका रीजन है क्योंकि मास को माना जाता था पहले वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास. ओके, और पहले ऐसा माना गया था कि वैलेंसी ऑफ बेरिलियम 3 है. लेकिन जब मेंडेलीव आया तो मेंडेलीव ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी वैलेंसी 3 नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 है, और इसलिए इसका मास जो है वो 13 नहीं है, इट इज नियरली अबाउट 9. ओके, तो मास, इसको बोलते हैं मास ऑफ बेरिलियम इज करेक्टेड बाय मेंडेलीव. मेंडेलीव ने क्या किया, मास ऑफ बेरिलियम जो था वो करेक्ट किया. क्यों, क्योंकि पहले 13 पकड़ा था तो इसको जगह ही नहीं मिलती थी पीरियोडिक टेबल में, तो इसको बाद में प्लेस किया गया. वेरी गुड. ओके, तो ये उसकी कुछ अच्छी बातें हैं. उसके बाद ये हो गए उसके एडवांटेजेस, मतलब इतने एडवांटेजेस थे, फिर भी ये पीरियोडिक टेबल क्या होगा, रिजेक्ट हो गया. ओके, अब ये पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हुआ, लेकिन रिजेक्ट होने से पहले इसने कई सारी चीजें बता दी, इतनी सारी अच्छी बातें थी. तो हम उसकी एक दो और अच्छी बातें पढ़ेंगे जो कि तुमको एग्जाम में शायद से नहीं लिखनी पड़ेगी, मतलब एडवांटेजेस में ये नहीं आएंगी, लेकिन तुमको मालूम चाहिए. ओके, एंड सबसे बड़ी चीज है ऑक्साइड फॉर्मेशन. मेंडेलीव ने क्या किया था, सबके ऑक्साइड बनाए और उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब बता दी. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वन अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखो फिर से मेंडेलीव का निकाल के, या फिर बुक में भी है. ओके, तो वो एलिमेंट क्या करते थे जो ऑक्साइड बनाते थे, तो वो Li2O. ओके, या इधर लिखता हूं Na2O. ओके, या K2O, इस तरह के ऑक्साइड बनाते थे. ओके, अब इससे क्या पता चला, तो इससे पता चला इसकी वैलेंसी कितनी है. अब ये कैसे पता चला, ये सबसे बड़ी बात थी कि वैलेंसी कैसे पता चली. अब ये तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, अगर तुम 9th का प्रॉपर निकाल के देखो बुक, तो उसमें तुमको ये पता चलेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलेंसी. ओके, अब ये तुमको मालूम है कि अगर तुमको बोला गया कि प्रोड्यूस Li+O2 एंड प्रोड्यूस Li2O, तो तुम क्या करते हो, याद होगा तुमको, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ये 2 है, पर एक सिंगल एटम ही आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, लिथियम की वैलेंसी कितनी है मालूम नहीं तुमको. ओके, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2. राइट, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. मतलब बन क्या रहा है, Li2O. इसका मतलब ये जो 2 था वो कहाँ गया, इधर गया. इसका मतलब ऑक्सीजन के नीचे किसकी वैलेंसी आएगी, लिथियम की. तो ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1. इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे, सॉरी, लिथियम की वैलेंसी कितनी आई यहाँ पे, तो वैलेंसी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 1. समझ रहे हो क्या क्या करना है. देखो एक बार कि उसने पहले एलिमेंट के ग्रुप का ऑक्साइड बनाए, तब तो उसको ये पता चला कि Li2O बनता है, Na2O बनता है, K2O बनता है. अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो मालूम थी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो फिर Li की वैलेंसी क्या होगी, Li की वैलेंसी वो होगी जो नंबर इसके एट द बेस आएगा जब हम कंपाउंड्स लिखते हैं तब. ओके, तो इसकी Li की वैलेंसी क्या आई, 1. ओके, वैसे ही सेम हम दूसरे एलिमेंट का भी देख सकते हैं. किसका, देखो. ओके, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, जैसा कि सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा Na2O. अब O के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो हमेशा रख लो. ओके, तो फिर O की वैलेंसी तो 2 होती है मालूम है, तो ये 2 चला गया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है 1, मतलब सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, 1. लाइक दैट. ओके, दूसरा एलिमेंट में लिख के बताता हूँ जो सेकंड ग्रुप का होगा. ओके,
तो पोटेशियम भी ऐसा ही बनाता है, रुबिडियम भी ऐसा ही, राइट। ग्रुप टू के एलिमेंट कौन थे? तो कैल्शियम था, कैल्शियम ऑक्साइड MgO। तो फिर इनके बारे में पढ़ने गए तो इनके बारे में भी क्या हुआ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा CeO। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 1 रहता। ओके, अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 आना चाहिए था, आता भी है, लेकिन क्या होता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए जब ये मॉलिक्यूल बनता है तब क्या बनेगा, एक्चुअली 2 2 आता है तो 2 2 कैंसिल हो जाता है। ये सारा 9th का है, अगर तुमको ये नहीं मालूम तो फिर तुम 9th की बुक पढ़ो या फिर 9th की मैं वीडियो बनाऊंगा तब देख लो उसमें। ओके, तो यहाँ पे इसलिए आता है 1 1। ओके, इसी तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी चेक की गई तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आई 3। ओके, एल्यूमिनियम आता है ग्रुप 3rd में, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जब ऑक्साइड बना गया तो वो ऑक्साइड बना Li2O3। अब ये सवाल आया कि ऐसा क्यों बना, उसका रीजन है फिर से वही Al प्लस O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की कितनी है मालूम नहीं, तो बना क्या Al2O3। तो देखो ये 2 यहाँ से गया एल्यूमिनियम के पास, तो एल्यूमिनियम के पास आया, मतलब यहाँ से क्या आया होगा, यहाँ पे 3, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या आई 3। ओके, आया समझ में? सो आई होप यहाँ तक तुमको समझ आया होगा। ओके, इस तरह से तो ये हो गया ग्रुप 3। उसके बाद कौन सा कंपाउंड आया, ग्रुप 4। मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट थे, ग्रुप 4 कौन था, कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ग्रुप 5 की वैलेंसी यहाँ है, अब यहाँ तक तो ठीक था, चलो कार्बन तक ठीक है। अब ग्रुप 5 की वैलेंसी देख लो, ग्रुप 5। अब ग्रुप 5 में कौन एलिमेंट होते हैं, किसको मालूम है? पीरियोडिक टेबल देख लो एक बार, उसमें नाइट्रोजन होता है। ओके, जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया गया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, मतलब इसकी तो वैलेंसी होगी क्या, 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। तो नाइट्रोजन का जब तुम कंपाउंड बनाने जाओगे तो नाइट्रोजन का कंपाउंड मिला N2O3। ओके, N2O3, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, 3। क्यों? क्योंकि ये 3 इसके पास गया और ये 2 जो है वो इसके पास यहाँ पे आए, ये 2 जो है यहाँ पे आए, राइट। तो इस तरह से। ओके, तो 5th मतलब वैलेंसी कम होती गई। अब जब 6th में गए, सवाल यहाँ पे है 6th में जाओ तो ऑलरेडी कंपाउंड ही ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड कैसे बनाओगे? तो वहाँ पे उसने बनाया हाइड्राइड। नॉर्मली क्या किया जाता है, ऑक्साइड को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम, हाइड्राइड को नहीं देते, लेकिन हाइड्राइड भी है। जैसा कि ग्रुप 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का उसने हाइड्राइड बनाया एंड वो बना H2O। अब ये कैसा बना, तो ये 2 है, मतलब ये किसकी वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की। इसकी तो वैलेंसी 1 है, तो फिर क्या होगा, ये इसके पास और ये इसके पास, तो देखो H2O बना कि नहीं, राइट। और आखिरी का जो ग्रुप था, ग्रुप 7, उसकी वैलेंसी देखेंगे हम। ग्रुप 7 में कौन आता है, तो हेलोजन्स आते हैं, मतलब क्लोरीन है, तो उसका हाइड्राइड बनाया फिर से, उसका हाइड्राइड बनाया HCl। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक्चुअली इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। ओके, तो आई होप ये आया होगा समझ में। ओके, अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक 9th का मालूम चाहिए तुमको। ओके, तो ये थोड़ा सा आसान जाता है। उसके बाद तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई अच्छी बातें किसके बारे में, मेंडलीव के। अब हमको देखना है कि व्हाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल रिजेक्टेड। ओके, तो उसके डिसएडवांटेजेस बोलेंगे हम, विच आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसका पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब इसके लिए तुमको व्हाट इज आइसोटोप मालूम होना चाहिए। ओके, देखो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, राइट। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास जो होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूं यहाँ पे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है 8, राइट। दूसरा एक ऑक्सीजन है, उसका भी मास है 8, लेकिन एक है 16, एक है 18। अब ये बन गया आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनका मास अलग अलग है, इसका है 16, इसका है 18। ओके, और एक निकालता हूं मैं, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। मास तो एक ही है तीनों का, लेकिन नंबर तो एक ही है लेकिन मास अलग अलग है, 1 2 3।
तो ये भी बन गया आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ओके, लेकिन आइसोटोप की और एक प्रॉपर्टी होती है, जो होती है, हम लिखेंगे यहां पे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से देखो, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स आर एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बट आइसोटोप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है। ओके, जैसा कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, हाइड्रोजन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अब तक मेंडलीव को ये प्रॉब्लम नहीं आया था। क्यों? क्योंकि अब तक उसने जितने भी एलिमेंट ढूंढे थे, उन एलिमेंट्स को उनके मासेस अलग थे, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग थी। जैसा देख लो आप कि नाइट्रोजन है, फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 60। दोनों का मास अलग है, प्रॉपर्टी भी अलग है। नाइट्रोजन अलग काम करता है, ऑक्सीजन अलग काम करता है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का सवाल ही नहीं था, मास अलग था, तो उसने सिर्फ मास को ही ये कर दिया और ऑटोमेटिकली मास को अरेंज करा और ऑलरेडी क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई। ओके, लेकिन यहां पे वैसा नहीं था। जब आइसोटोप को रखने गया तब उनके मासेस तो अलग अलग थे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। तो फिर उसको कंफ्यूजन था कि इसको कैसे करे, तो उसने यहाँ पे सारे आइसोटोप को एक ही जगह पे रख दिया। एक्चुअली उसका लॉ क्या था कि मास अलग है तो अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन उसने रखा क्या? नहीं रखा। मतलब ये उसका पहला ड्रॉबैक है। ओके, तो अगर एग्जाम में ये थोड़ा समझने के लिए था, तुम एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, एक लाइन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, व्हाट इज दैट ड्रॉबैक, कि ही प्लेस्ड एलिमेंट्स आइसोटोप्स which possess different masses then also at a same place। एक ही जगह पे उसने सबको रख दिया। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट है दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन जो है, अब एक्चुअली हाइड्रोजन का प्रॉब्लम जो है ना आज भी है। अगर तुम 11th 12th में जाओ तो तुमको पूरा पीरियोडिक टेबल अलग से पढ़ाते हैं, हाइड्रोजन अकेला टॉपिक अलग से पढ़ाते हैं। मतलब हाइड्रोजन होता कहाँ पे? जब तुम पीरियोडिक टेबल में देखो तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है, हाइड्रोजन ऊपर है, फिर लीना हमने पढ़ा ना, हेलिना वगैरह। ओके, तो इनके जैसा होना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनको अलग पढ़ते हैं और अकेले हाइड्रोजन को अलग पढ़ते हैं। पूरा टॉपिक ही है हाइड्रोजन के नाम से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन इज ऑफ ड्यूअल नेचर, वो दो तरह के नेचर दिखाता है, इट एक्ट्स लाइक अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ओके, तो इसलिए तो फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आज तक ये प्रॉब्लम ही है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसको कहाँ पे रखें। तो उसके पीरियोडिक टेबल में भी ये प्रॉब्लम था, इट रिजेंबल्स लाइक ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 7। ये दोनों की तरह प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता था। वो हाइड्रोजन एक ग्रुप नंबर 1 की तरह ही काम करता था, ग्रुप 7 की तरह भी एक्ट करता था या बिहेव करता था। तो फिर प्रॉब्लम ये आया कि उसको रखना कहाँ पे। ओके, मतलब वो क्लियर ये नहीं दे पाया, मतलब क्लियर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसने क्यों उसको एक नंबर में रखा। ओके, उसके बाद मतलब तुम ये बोल सकते हो कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स लाइक अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, देयरफॉर इट रिजेंबल्स विद द एलिमेंट इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 7। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। अब देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकेल का एटॉमिक मास होता है 58.7। अब देखो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग अरेंज था? मास के अकॉर्डिंग। और मास भी कैसा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले कौन आना चाहिए था? इंक्रीजिंग मीन्स पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा। तो एक्चुअली कौन आना चाहिए था? पहले निकेल आना चाहिए था और उसके बाद कौन आना चाहिए था? कोबाल्ट। ओके, लेकिन एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही रखा, जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रखा और जिसका मास कम है उसको बाद में रखा। समझ रहे हो? पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उसने उसकी पोजीशन बदल दी। एक्चुअल क्या होना चाहिए था? पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस है, तो कम वाला पहले आना चाहिए था। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होती है मालूम है ना? पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। तो 58.7 और 58.9 में 58.7 कम है तो वो पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। लेकिन उसने वैसा नहीं करा, उसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। और एक्सप्लेनेशन ये बताया कि हमने प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दी है, मास को नहीं। लेकिन उसका लॉ ही डिपेंड है मास के ऊपर, मतलब खुद के ही लॉ को उसने क्या कर दिया,
वो क्या बोलेंगे हम, वायलेट कर दिया। ओके नेक्स्ट, लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये करेक्ट हो गया, वो कैसा वो हम देखेंगे बाद में। ओके नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ, हम उसको बोलेंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। ओके डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने तुमको अभी पीरियोडिक टेबल में दिखाया था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तुम निकाल के थोड़ा सा रिवाइज करके देखो कि तुम अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखो तो उसमें प्योर मेटल जैसा कि पोटेशियम है, ओके, उसके साथ कॉपर रख दिया। अब ये जो है प्योर मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है। ओके या कुछ और एलिमेंट के बारे में भी तुम अगर पीरियोडिक टेबल पीछे निकाल के देखो तो उसमें तुमको ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ओके अब इसके बारे में जब तुम देखते हो तो पोटेशियम और कॉपर का एक एग्जाम्पल है, साथ ही साथ तुमको कैल्शियम और जिंक का एक एग्जाम्पल मिलेगा। कैल्शियम प्योर मेटल है, जिंक ट्रांजिशन मेटल है, तो उसने इस तरह के डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया। ओके तो ये भी उसका एक था। और नेक्स्ट उसका अगला ड्रॉबैक का था, तो अगला ड्रॉबैक था कि पोजीशन ऑफ डिस की जगह यहां पे आ जाएगा सिमिलर। ओके पोजीशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, इसको लिख लेंगे पूरा। चलो पोजीशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स अवे और एट, या ठीक है अवे, अवे। ओके मतलब एक दूसरे से दूर रख दिए। तुम अगर वो देखो पीरियोडिक टेबल तो मैंने तुमको दिखाया था, यहाँ पे AU एंड सॉरी AG एंड AU, सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे है और प्लैटिनम को इधर रख दिया। ओके तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक दूसरे से दूर रख दिया, तो ये भी उसका क्या था, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक ड्रॉबैक था। ओके राइट। और मतलब कौन से फिर से एक बार रिवाइज करो। पहला तो हमने देखा पोजीशन ऑफ आइसोटोप, फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ कोबाल्ट निकेल, फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने देखा डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके तो इस तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हो गया खत्म। ओके तो फिर से रिवाइज करो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको एग्जाम में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सो थैंक यू।